नवा लेसन एंजाइम्स चल रहा है। आज इस लेसन का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है एंजाइम की कार्यप्रणाली। एंजाइम की कार्यप्रणाली या एंजाइम की क्रियाविधि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार पूछ लेते हैं, इसमें सिद्धांत भी आएंगे और सिद्धांत भी कई बार पूछ लेता है। टॉपिक डालिए एंजाइम की कार्यप्रणाली या एंजाइम की क्रियाविधि। इससे पहले की जो क्लास थी, इससे पहले की क्लास में आप लोगों ने एंजाइम के विशिष्ट गुण, एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में अध्ययन कर लिया है। और आज टॉपिक है एंजाइम की कार्यप्रणाली। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये जो एंजाइम्स है, इस एंजाइम्स के बारे में अपन ने पहले ही बता दिया है कि ये एंजाइम्स होते हैं ना, ये एंजाइम कैसे होते हैं, ये एंजाइम प्रोटीन से निर्मित होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटीन से निर्मित होता है। और इनकी क्रियाशीलता के लिए, किसके लिए? क्रियाशीलता के लिए वैसे प्रभावित करने वाले कारक अपन ने पढ़ा दिए हैं, लेकिन फिर भी टेम्परेचर, ताप इस एंजाइम की क्रियाशीलता को सर्वाधिक प्रेरित करता है। क्योंकि जो टेम्परेचर होता है, जो अभिक्रिया होती है, वो ताप पर डिपेंड ज्यादा करती है। जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अभिक्रिया की दर भी बढ़ती जाती है। इसलिए क्या होता है, उच्च ताप पर यदि एंजाइम की क्रिया कराते हैं तो उच्च ताप पर एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर प्रोटीन विकृत हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि जो एंजाइम की जो कार्यविधि होती है, ये एंजाइम क्रियाधार से किस प्रकार से क्रिया दर्शाता है, किस प्रकार से बॉन्डिंग करता है। इसलिए एंजाइम और जो क्रियाधार है, इन दोनों की प्रकृति पर एंजाइम की क्रियाविधि निर्भर करती है कि क्रियाधार और एंजाइम के बीच में किस प्रकार का बंधन होता है, किस प्रकार एंजाइम क्रियाधार के साथ जुड़ करके उसे उत्प्रेरित करता है या अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करता है। तो सबसे पहले टॉपिक डालिए एंजाइम की कार्यप्रणाली या एंजाइम की क्रियाविधि। इंपॉर्टेंट लगा लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एंजाइम की क्रियाविधि टॉपिक डालो। डाल लिया? इसमें लिखो एंजाइम की क्रियाविधि एंजाइम व भाग लेने वाले क्रियाकारक की प्रकृति पर निर्भर करती है। अभी अपन ने कहा कि एंजाइम की जो कार्यप्रणाली होती है, एंजाइम की क्रियाविधि होती है, एक तो एंजाइम पर और एक जो भाग लेने वाले जो क्रियाकारक अणु होते हैं, उनकी प्रकृति पर निर्भर करती है। एंजाइम क्रियाकारकों से जुड़कर अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करते हैं। एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम जो क्रियाकारक होते हैं, इन क्रियाकारकों के साथ जुड़ करके अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करते हैं। एंजाइम की क्रियाविधि को
निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया गया है। अब आते हैं कि किस प्रकार से क्रिया करते हैं, इसलिए 2 पॉइंट्स आते हैं। एंजाइम क्रिया कारक मध्यवर्ती संकुल का निर्माण, और दूसरा आता है सक्रियण ऊर्जा में कमी। अपन ये कहते हैं कि जो एंजाइम की क्रियाविधि होती है, ये एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम और एंजाइम जो क्रिया में भाग लेने वाले जो क्रियाकारक गुण होते हैं उनकी प्रकृति पर निर्भर करती है। इसलिए जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम के जो सक्रिय स्थल होते हैं, इन सक्रिय स्थलों से क्रिया कारक के अणु जुड़ करके अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन ये एंजाइम्स क्रिया कारकों के साथ में किस प्रकार से जुड़ते हैं, किस प्रकार से अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करते हैं, इस चीज को समझाने के लिए 2 पॉइंट्स अपन यूज करते हैं। नंबर 1 एंजाइम क्रिया कारक मध्यवर्ती संकुल का निर्माण, और दूसरा आता है सक्रियण ऊर्जा में कमी। तो पहला पॉइंट अपन लिखेंगे, उससे पहले इसको नोट कीजिए, और नोट करने के बाद यहाँ 2 पॉइंट तक आप इसको उतारिए हो गए, नोट करो 2 पॉइंट तक, फिर एक ही पॉइंट अपन लिखते हैं। हो गया? पहला पॉइंट डालो, एंजाइम क्रिया कारक संकुल का निर्माण। एक ही बात है, मध्यवर्ती लिख लो, एंजाइम क्रिया कारक मध्यवर्ती संकुल का निर्माण या एंजाइम क्रिया कारक संकुल का निर्माण। देख लो, पहले सुन लो इधर से क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, अपने पास एक होता है एंजाइम, और इस एंजाइम के अपन ने कुछ गुण पढ़े थे, उसमें आपने ये पढ़ा था कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, इस एंजाइम की कोलाइडिक प्रकृति होती है, और कोलाइडिक प्रकृति होने के कारण अब जो एंजाइम्स होते हैं ना, उस पर कुछ, समझ लो ये एंजाइम है, तो ये वाले जो भाग होते हैं ना, ये भाग क्या कहलाते हैं इसके, ये सक्रिय स्थल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये सक्रिय स्थल कहलाते हैं। और एंजाइम्स जो क्रियाकारक के साथ जुड़ेगा ना, वो कहां से जुड़ता है, सक्रिय स्थल से ही जुड़ता है। तो इसलिए जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम के जो सक्रिय स्थल होते हैं, इन सक्रिय स्थलों से ही क्रियाकारक जुड़ते हैं। अब जैसे मान लो अपन क्रियाकारक की बात कर रहे हैं, अपने पास ये अपने पास क्या हो गया, क्रियाकारक हो गया। क्या हो गया, क्रियाकारक हो गया। अब अपने पास एंजाइम और क्रियाकारक दोनों हो गए, और अपन ने अभी भी कहा है कि एंजाइम और जो क्रियाकारक होते हैं, इन दोनों की प्रकृति पर एंजाइम की कार्यप्रणाली निर्भर करती है। अब ये जो क्रियाकारक होते हैं, ये क्रियाकारक इस एंजाइम के सक्रिय स्थलों के साथ जुड़ते हैं। तो इनके जब जुड़ते हैं, तो इनके बीच एक ऐसा ही मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होता है जो अल्पकालिक होता है। और जैसे ये अल्पकालिक मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होता है, तो इस क्रियाकारकों के साथ में जो एंजाइम्स होते हैं वो भी परिवर्तित हो जाते हैं, और एंजाइम जो भी अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करना होता है,
वो इस मध्यवर्ती संकुल के दौरान ही करता है। और जैसे अभिक्रिया दर पूर्ण होती है तो ये एंजाइम अलग हो जाता है और उत्पाद का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से ये जो एंजाइम्स हो गया, ये क्रियाकारक हो गया। अब इस एंजाइम के साथ में ये एंजाइम्स हो गया। अब ये क्रियाकारक इस एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ेगा, तो अपने क्या करिया, इनको यहां से जोड़ दिया, ये अपने इसको यहां से जोड़ दिया और दूसरा अपन ने ये जोड़ दिया। ये दोनों क्या हो गए, ये क्रियाकारक हो गए। तो ये वाला जो भाग होता है ना, ये कहलाता है मध्यवर्ती संकुल। क्या कहलाता है, मध्यवर्ती संकुल। एंजाइम भी है और क्रियाकारक भी है, इसलिए इसको एंजाइम क्रियाकारक मध्यवर्ती संकुल कहते हैं। ये कैसा होता है, ये अस्थायी होता है। क्या होता है, ये अस्थायी होता है। और जैसे ही एंजाइम इस अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देता है तो फिर एंजाइम दोबारा अलग हो जाता है। ये एंजाइम अलग हो गया, इधर से क्या बन गया, ये उत्पाद बन गया। क्या बन गया, ये उत्पाद हो गया और ये एंजाइम अलग हो गया। इस प्रकार से अपना कहने का मतलब ये था कि अपने पास जब एंजाइम क्रियाकारक के साथ में जुड़ते हैं तो एक मध्यवर्ती अस्थायी संकुल का निर्माण करते हैं और इस मध्यवर्ती जो संकुल बनता है, अस्थायी संकुल बनता है, इसी के दौरान जो भी एंजाइम अभिक्रिया दर में परिवर्तन करता है इन सक्रिय स्थलों के साथ जुड़ते अवस्था में ही करता है। इसको बोलते हैं एंजाइम क्रियाकारक संकुल का निर्माण। क्या कहते हैं, एंजाइम क्रियाकारक संकुल का निर्माण। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। एंजाइम होता है, एंजाइम की कोलाइडिक प्रकृति होती है और कोलाइडिक प्रकृति होने के कारण इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा होता है। और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण इनमें जो एक्टिवेशन साइट्स होती हैं, सक्रिय स्थल होते हैं, ये सक्रिय स्थल भी ज्यादा होता है। और जो क्रियाकारक होते हैं, ये क्रियाकारक इन सक्रिय स्थलों के साथ में जुड़ के ही अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करते हैं। जैसे ये एंजाइम्स हो गया, ये क्या हो गया, ये एंजाइम्स हो गया। जैसे कोई भी एंजाइम्स के सक्रिय स्थलों के साथ में जब क्रियाकारक अणु जुड़ते हैं तो ये क्रियाकारक अणु इन एंजाइमों के सक्रिय स्थल के साथ में जुड़ते हैं। तो ये जुड़ने के पश्चात में एक एंजाइम क्रियाकारक मध्यवर्ती संकुल का निर्माण करते हैं। और इस मध्यवर्ती जो संकुल बनता है ये कैसा होता है, ऐसे होता है और अल्पकालिक होता है। इसी के दौरान ये एंजाइम अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे अभिक्रिया की क्रिया पूर्ण होती है तो इसके साथ में एंजाइम अलग हो जाता है और इसके बाद में उत्पाद का निर्माण हो जाता है। इसलिए जो अभी एंजाइम की कार्य प्रणाली होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था होती है मध्यवर्ती संकुल का निर्माण। आपने कई बार एंजाइम निरोधक भी पढ़ा था। तो एंजाइम निरोधक क्या करते हैं, इनके एंजाइम के जो सक्रिय स्थल होते हैं इन सक्रिय स्थलों के साथ में जुड़ जाते हैं और जब निरोधक इनके साथ जुड़ जाएंगे तो ये क्रियाकारक इसके साथ नहीं जुड़ पाएंगे, इसलिए मध्यवर्ती संकुल का निर्माण नहीं हो पाता है। जो कल अपन ने विशिष्ट गुण या प्रवर्तित करने वाले कारकों पढ़ा था, प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी पढ़ा था, तो वहां पर जो निरोधक होते हैं वो सक्रिय स्थलों को बंद कर देते हैं। इसलिए क्या होता है, जो एंजाइम की जो क्रियाकारक कार्यप्रणाली होती है उसमें पहला पॉइंट इस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले पॉइंट डालिएगा, एंजाइम क्रियाकारक संकुल का निर्माण। एंजाइम क्रियाकारक संकुल का निर्माण। क्या मध्यवर्ती लिखना चाहो तो मध्यवर्ती भी लिख सकते हैं अपन। हो गया। इससे बोल के लिखवा देता हूं, आप लिखिएगा, उसके बाद में डायग्राम बनाना है। मैं बोल देता हूं, एक बार लिखिए आप धीरे धीरे। इसमें लिखो एंजाइम्स, एंजाइम की कोलाइडिक प्रकृति पाई जाती है। एंजाइम
एंजाइम की कोलाइडी प्रकृति पाई जाती है, जिसके कारण इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। एवं क्रिया कारकों को जुड़ने के लिए अधिक सक्रिय स्थल उपलब्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इन एंजाइमों के सक्रिय स्थलों से क्रिया कारक के अणु जुड़ जाते हैं। जिसके फलस्वरूप एक एंजाइम क्रिया कारक मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होता है, जो अस्थायी एवं अल्पकालिक होता है। इसी अवस्था के दौरान एंजाइम अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करता है। एवं इसके पश्चात यह मध्यवर्ती संकुल टूट जाता है। जिससे उत्पाद का निर्माण होता है। एवं एंजाइम मुक्त हो जाते हैं। तथा ये एंजाइम पुनः नए क्रियाकारक अणुओं के साथ जुड़कर पुनः मध्यवर्ती संकुल का निर्माण करते हैं।
मध्यवर्ती संकुल का निर्माण करते हैं। ये अभिक्रिया की दर होती है या एंजाइम कार्यप्रणाली होती है, उसका पहला पॉइंट था अपने यही कहा था कि जो एंजाइम्स होते हैं इन एंजाइम पर सक्रिय स्थल पाए जाते हैं और इन जो सक्रिय स्थल होते हैं इन सक्रिय स्थलों से क्रियाकारक के मॉलिक्यूल से जुड़ जाते हैं। जैसे ये क्रियाकारक के अणु इन सक्रिय स्थलों से जुड़ते हैं तो इससे बनने वाली जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं एंजाइम क्रियाकारक मध्यवर्ती संकुल कहते हैं। ये मध्यवर्ती संकुल कैसा होता है? अस्थायी होता है और इस अस्थायी अवस्था के दौरान ही एंजाइम इस क्रियाकारक के अणुओं की दर में परिवर्तन कर देते हैं। इनके बीच में बॉन्डिंग पाई जाती है। ये बॉन्डिंग क्रियाकारक और एंजाइम के सक्रिय स्थलों के साथ में पाई जाती है और जैसे अभिक्रिया की दर पूर्ण होती है तो एंजाइम दोबारा मुक्त हो जाते हैं और उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। फिर जो एंजाइम दोबारा मुक्त हुए हैं ये किसी नए मॉलिक्यूल्स क्रियाकारक के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ते हैं और पुनः मध्यवर्ती संकुल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से एंजाइम होते हैं ये मध्यवर्ती संकुल का निर्माण करते हुए अभिक्रिया की दर में लगातार परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ तक तो आपको लिखना था। इसके बाद में जो लिखने के बाद में आपको एक लाइन में लिखा देता हूं। आपको ये लिखना है एंजाइम प्लस क्रियाकारक एंजाइम क्रियाकारक मध्यवर्ती संकुल को लिखना है अस्थायी और इधर लिखना है उत्पाद प्लस एंजाइम। पहले लिखना है उसके बाद में डायग्राम बनाना है। पहले लिखो, देखो एंजाइम्स हो गया। ये एंजाइम क्या होता है? इस क्रियाकारक के साथ जुड़ता है और एंजाइम जैसे इस क्रियाकारक के साथ जुड़ता है तो एंजाइम क्रियाकारक मध्यवर्ती संकुल का निर्माण हो जाता है और जैसे ही मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होता है तो इस मध्यवर्ती संकुल के दौरान जो भी परिवर्तन होता है परिवर्तन हो जाता है और इसके बाद में उत्पाद बनता है और एंजाइम दोबारा मुक्त हो जाता है। ये आपको लाइनिंग से लिख दिया, ये आपको डायग्राम से समझा दिया, दोनों बना दीजिए। दोनों एक ही बात है, इसको नोट करो। पहले इसको उतारना है, इसके बाद में इसको नोट करना है। हो गया? अब देखो ये जो एंजाइम क्रियाकारक मध्यवर्ती संकुल बना है, क्या बना है? एंजाइम क्रियाकारक जो मध्यवर्ती संकुल बना है ये लिख लिया। इसके बाद में ये बनाना था, दोनों कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या करना है सुनिए। देखो ये एंजाइम की जो क्रियाविधि है, एंजाइम की क्रियाविधि के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो क्या होता है? मध्यवर्ती संकुल। अब ये मध्यवर्ती संकुल है ना, ये मध्यवर्ती संकुल किससे बना है? एंजाइम से और क्रियाकारक से बना है। तो इस मध्यवर्ती संकुल का जो निर्माण हुआ है, इस मध्यवर्ती संकुल के निर्माण, इस मध्यवर्ती संकुल के निर्माण को समझाने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने
कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एंजाइम क्रियाकारक मध्यवर्ती संकुल का निर्माण बना है, ये संकुल किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से क्रियाशीलता दर्शाता है, इसको समझाने के लिए कुछ वैज्ञानिक आए थे। इन वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और अपने अपने सिद्धांतों के आधार पर यह बताया कि इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, ये किस प्रकार से क्रियाशीलता दर्शाते हैं, ये किस प्रकार से अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करते हैं, कब एंजाइम क्रियाकारक के साथ में जुड़ेंगे, कब एंजाइम क्रियाकारक के साथ में नहीं जुड़ेंगे, या किस प्रकार से जुड़ते हैं, कौन सा एंजाइम किस अभिक्रियाकारक से जुड़ेगा या किसी अभिक्रियाकारक से नहीं जुड़ेगा। इसकी प्रकृति को समझाने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत अभी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ सिद्धांत है आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी है वैसे ही गोइंग में। इमिल फिशर का ताला चाबी सिद्धांत है, कॉसलैंड का प्रेरित आसंजन का सिद्धांत है। ये दो सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा एंजाइम की क्रियाविधि को समझाने के लिए प्रमाणित हुए हैं। इसीलिए क्या होता है, दोनों सिद्धांत पढ़ेंगे और दोनों सिद्धांत में से कोई ना कोई सिद्धांत एग्जाम में पूछ भी लेता है। जहां तक होता है वो इमिल फिशर का ताला चाबी सिद्धांत होता है। इमिल फिशर के ताला चाबी सिद्धांत को तो जनरल वे में यो पूछ ही लेता है, ऐसे पूछ लेता है। इसीलिए इसमें नीचे नोट डालिए या इसमें अगला लाइन लिखिए, इसमें कंटिन्यू लिखिए। एंजाइम मैं लिख देता हूं, क्या लिखना है देखो। एंजाइम क्रियाकारक मध्यवर्ती संकुल के निर्माण व क्रियाशीलता को समझाने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जिनमें से कुछ सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। इमिल फिशर का ताला चाबी सिद्धांत और दूसरा कॉसलैंड का प्रेरित आसंजन का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत हैं। अब यहां तक लिखिए, इसको छोड़ दीजिएगा। जैसे कल की क्लास होगी, इस कल की क्लास में पहला पॉइंट डालेंगे इमिल फिशर का ताला चाबी सिद्धांत और क्लास स्टार्ट करेंगे। यहां तक नोट कीजिए। आज क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। ये दोनों सिद्धांत कल समझाएंगे।